नमस्कार मित्रों। तो एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सेट थ्योरी अर्थात समुच्चय सिद्धांत पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रश्न मैंने विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है या अन्य राज्यों द्वारा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की जाती है गणित विषय के लिए, उनसे संग्रहित किए हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। जैसा आप जानते हैं कक्षा 11 के कोर्स में तो है ही, साथ में इंजीनियरिंग परीक्षा देने वाले और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या अन्य राज्यों में गणित शिक्षक जो बनना चाह रहे हैं उनके सिलेबस में ये कोर्स है, ये टॉपिक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको अच्छे ढंग से इनको समझाने का। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है। अब देखिए समुच्चय कहते किसे हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सुपरिभाषित होने का मतलब होता है कि विशिष्टता लिए हुए वो सभी चीजें एक समूह में आ जानी चाहिए और उसमें किंतु या परंतु या अपनी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत चॉइस के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। अब देखिए बुद्धिमान जो शब्द है, कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से हैं तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि बुद्धि का जो पैमाना है वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग व्यक्ति अपना परिभाषित करेंगे। कोई गणित में होशियार हो सकता है, कोई अंग्रेजी में होशियार हो सकता है, कोई खेलने में होशियार है। तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है। हम कह नहीं सकते कि ये स्टूडेंट आएंगे अर्थात उसमें गुंजाइश रहेगी, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब इसमें देखिए निम्न में कौन सा रिक्त समुच्चय, जैसा आप जानते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव या सदस्य ही ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब अब मुझे जो ये लिखे हुए हैं कौन से रूप में लिखे हुए हैं? ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं। तो उस विधि के आधार पर देखना है कि किस में कोई अवयव नहीं है। तो देखिए पहला पढ़िए, x कोई समुच्चय है, इसमें अवयव x है और x वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर है, तथा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। तो अब आप जैसा देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का अगर मैं सॉल्व करूं तो x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये तो रियल नंबर है, तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए b को सॉल्व कीजिए, x वास्तविक संख्या है तथा अब यहां क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस 1, और x का मैं अगर मान निकालूंगा तो माइनस 1 का अंडर रूट। अब आप जानते हैं माइनस 1 का अंडर रूट क्या होता है? आयोटा, और आयोटा इज नॉट ए रियल नंबर। आयोटा वास्तविक संख्या नहीं है, ये आप जानते हैं ना। तो इसका मतलब और x क्या होनी चाहिए थी? वास्तविक संख्या होनी चाहिए थी। अतः इस b में कोई भी सदस्य नहीं होगा, और सदस्य नहीं होगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं कि b बराबर क्या होगा? फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय होगा। हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय को या तो फाई से व्यक्त करते हैं या केवल मजला कोष्टक लगाकर व्यक्त कर देते हैं। चलिए ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं, क्या ये भी रिक्त हैं या अरिक्त हैं। तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है x इज सच दैट x वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो इससे मैं x का मान निकाल सकता हूं प्लस माइनस 3, तो ये भी निकल जाएगा। इसी तरह डी ऑप्शन को भी आप देखिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो इसके भी गुणनखंड ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो इससे x का मान आप निकाल लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। इससे x के मान क्या आ जाएगा? 2 और माइनस 1, तो ये भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी रिक्त नहीं है, ये भी रिक्त नहीं है और ये भी रिक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब
हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहां मैंने दो प्रश्नों को एक साथ ले लिया है। देखिए तीसरा प्रश्न, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हैं तो ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो आप यहां याद रख लें भाई, यदि किसी अरिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसमें कुल जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, कुल उपसमुच्चयों की संख्या। क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अर्थात रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि अगर कुल समुच्चयों की संख्या पूछे, कुल उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो 2 की घात n सूत्र आ जाएगा भाई, जैसे ये आ गया। अगर आपसे पूछे कि अरिक्त समुच्चयों की संख्या या वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो अरिक्त और वास्तविक लगाते समय हम रिक्त समुच्चय को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए जितने भी आए 2 की घात n तो उसमें से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो जैसे चौथा प्रश्न आप देखिए, समुच्चय 1 2 3 इसके अवयव हैं भाई के वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या। आप देखिए यहां इस समुच्चय में जो n का मान कितना है भाई, 3 है भाई, n इसमें समुच्चय को a मान लेता हूं तो n a बराबर 3। तो इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या आ जाएगी भाई, की संख्या क्या होगी, 2 की घात n अर्थात 2 की घात 3। तो कुल उपसमुच्चय होंगे 8, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, वास्तविक। अब जो फाई होता है वो वास्तविक उपसमुच्चय नहीं है, वो तो सबके साथ शामिल होता है। तो वास्तविक कहें या अरिक्त कहें, अरिक्त कहें या वास्तविक कहें, उन उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चय होंगे भाई कितने, 8 में से 1 घटा देंगे 7, आंसर। ठीक है, सूत्र कैसे लगाएंगे कि कुल उपसमुच्चय आते हैं 2 की घात n अर्थात जितने अवयव हैं, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, अगर 4 एलिमेंट होते तो 2 की घात 4 अर्थात 16 आ जाते भाई, तो 16 में से 1 घटा दे 15 आ जाते। ऐसे यदि अवयवों की संख्या 5 होती तो 32 आ जाते, तो 32 से 1 घटाते हम 31 आ जाते। 2 की घात n माइनस 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि फाई को हम रियल उपसमुच्चय कंसीडर नहीं करते, वो सबके साथ शामिल होता है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3, ठीक है, बी में अवयव हैं 3 और 4, सी में अवयव हैं 4 5 6, तब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब तो देखिए हमेशा ध्यान रखें कि सबसे कोष्टक की जो संख्या है उसको पहले सरल करें। देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालिए सबसे पहले। तो देखिए बी और सी के ओवेनिस्ट अवयवों को लिखते हैं। इंटरसेक्शन में कैसे लिखते हैं, दोनों समुच्चय बी और सी के ओवेनिस्ट अर्थात कॉमन कॉमन जो दोनों में हो, अर्थात ऐसे अवयवों को लिखा जाएगा जो बी में भी हो और सी समुच्चय में भी हो। तो देखिए बी में 3 और 4 हैं और सी में 4 5 6 है, तो कौन सा अवयव 4 है, ठीक है, कौन सा अवयव है, 4 है जो दोनों में आया है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई। अब ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए के सदस्यों को लिखिए, ए के सदस्य कौन कौन से हैं, 1 2 3 और यूनियन अब बी इंटरसेक्शन सी के रूप में आ गया 4। अब यूनियन में क्या करते हैं, जिन समुच्चयों का यूनियन ज्ञात करना हो उनके सदस्यों को मिलाकर लिख देते हैं बिना पुनरावृत्ति के, अर्थात किसी भी एलिमेंट या अवयव की हम पुनरावृत्ति तो करते नहीं है और सबको मिलाकर, अर्थात जितने भी समुच्चय जैसे ए और बी हैं तो ए के भी पूरे सदस्य आ जाने चाहिए और बी के सदस्य भी आ जाने चाहिए। तो अब देखिए 1 2 3 यहां है और 4 यहां है, तो क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3 और 4, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान रहता है, सीधे सीधे मन में सॉल्व करने की जरूरत भी कहां पड़ती है। देखिए तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी में ज्ञात करता है, तो बी और सी का कॉमन कौन है, 4, तो 4 को ए के साथ शामिल और कर देते, 1 2 3 पहले से ही 4 और शामिल हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए छठा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने बताया था उस
ज्ञान का उपयोग आप यहां कर पाएंगे शायद। तो देखिए, टू फाइनाइट सेट्स, दो परिमित समुच्चय हैं भाई, हैव एम एंड एन एलिमेंट, अर्थात दो ऐसे परिमित समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्रमशः m और n है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। द वैल्यू ऑफ m एंड n रेस्पेक्टिवली आर। कहना क्या चाह रहा है कि दो अरिक्त उप समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या क्रमशः m और n, और वो कहना चाह रहा है कि पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे की तुलना में 112 ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट m हो, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, पहले वाले में कुल उप समुच्चय होंगे 2 की पावर n। तो ये क्या रहा है कि पहले वाले के कुल उप समुच्चयों की संख्या दूसरे वाले के उप समुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है। ऐसे ही है ना, क्योंकि दूसरे में सदस्यों की संख्या कितनी है n, तो कुल उप समुच्चय बनेंगे 2 की घात n, और पहले में सदस्यों की संख्या है m, तो कुल उप समुच्चय बनेंगे 2 की घात m। तो अब देखिए, इसको सरल कीजिए भाई। अब मुझे m और n के मान निकालने, तो कैसे सरल करेंगे। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 112। अब देखो, ऐसे प्रश्न को सरल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 112 को भी 2 की घात में तोड़ूंगा। तो देखिए, 16 सत्ते 112 होते, तो 16 के स्थान पर मैं लिख दूंगा 2 की घात 4 और इसको लिख दूंगा 7। ठीक है, तो 16 सत्ते 112, तो 16 के स्थान पर 2 की घात 4 और ये 7 हो गया। अब देखिए, इसको सरल कैसे करूं। मैं क्या करूं कि n या m कोई भी एक कॉमन ले लीजिए आप। तो देखिए, मैं कॉमन ले लेता हूं n। तो देखिए, 2 की घात n अगर मैं कॉमन लूंगा, कॉमन का मतलब भाग ही होता है ना, तो 2 की घात m में से क्या हो जाएगा, 2 की घात m माइनस n माइनस 1 बराबर 2 की घात 4 गुणा 7। तसल्ली हुई ना। अब मैं तुलना कर देता हूं। तुलना कैसे कर देता हूं, तो देखिए, यहां अपने आप दिख रहा है ना, तुलना करूंगा तो 2 की घात n बराबर 2 की घात 4 लग रहा है, तथा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 का जो मान कितना लग रहा है मुझे 7। तो इससे तो n का मान कितना आ गया भाई, 4। अर्थात दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या तो आ गई 4। अब देखिए, मैं इसको सरल कैसे करूं, तो देखिए, इसको सरल करें, मैं -1 को इधर ले आता हूं। तो देखिए, 2 की घात m माइनस n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1 बराबर 8, और 8 को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की घात 3। इसका मतलब, अब देखिए, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, अर्थात m माइनस n का मान कितना होगा, 3। अब मुझे m का मान चाहिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस n। तो देखिए, 3 और n का मान पहले ही निकाल चुका हूं मैं, 4 बराबर 7। तो देखिए, m का मान आ गया 7 और n का मान आ गया 4, तो 7 और 4, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, पहले में सदस्यों की संख्या कितनी है, 7, तो इसके उपसमुच्चय बनेंगे 2 की घात 7। ठीक है, और दूसरे में सदस्यों की संख्या कितनी है, 4, तो उपसमुच्चय टोटल बनेंगे 2 की घात 4। तो 2 की घात 7 का मतलब हुआ, देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इसके तो उपसमुच्चय हुए 128 भाई, सॉरी 128, और इसके 2 की घात 4 का मतलब 16। तो देखिए, कितने ज्यादा हैं, 112 ज्यादा है ना भाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, 7वां प्रश्न देखिए, इफ x यूनियन, x कोई समुच्चय है, उसका यूनियन 3 4 के साथ लिया जाए, तो जो रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5 और 6। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए, आप जानते हैं यूनियन निकालते समय हम क्या करते हैं कि दोनों के अवयवों को सम्मिलित रूप में लिखते हैं बिना पुनरावृत्ति के। इसका मतलब x के अवयव रहे होंगे, उनके साथ 3 और 4 अवयव को मिलाया गया होगा, और मिलाने के पश्चात 1 2 3 4 5 6 आए होंगे। तो कम से कम x की जो वैल्यू क्या बनेगी कि भाई 3 और 4 को छोड़कर
ये सब क्या रहे होंगे, एक्स की वैल्यू रही होंगी, क्योंकि 3 और 4 को मिलाया गया है एक्स के साथ। तो इसका मतलब एक्स का मान कम से कम क्या रहा होगा, 1, 2, 5 और 6। तो ये एक्स की न्यूनतम वैल्यू है। 3 और 4 भी हो सकते थे, पर कम से कम एक्स ये होगा। तो स्मॉलेस्ट एक्स 1, 2, 5, 6। तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए यहां, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतर समुच्चय पर आधारित, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, देन बी माइनस ए। देखिए, इस प्रश्न को सरल करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप स्वेच्छ अवयव मान लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका, और मैं आपको बता देता हूं कौन सा, वेन आरेख के द्वारा भी इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेन आरेख से आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए कितने आसानी से इसको आप सरल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आप देखिए वेन आरेख में क्या करते हैं हम, कि वेन आरेख क्या है कि आयत के द्वारा तो यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाया जाता है। तो देखिए, ये तो हो गया भाई आयत, इसमें तो सार्वत्रिक समुच्चय, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ए और बी में कुछ कॉमन होगा। तो देखिए, मैंने ए को दिखाने के लिए ए वृत्त बना लिया और ये बी। अब सोचिए, b माइनस ए में ज्ञात करूं, अर्थात b में से a के हिस्से को हटा दीजिए। अगर तो देखिए, केवल b का शुद्ध हिस्सा रहना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं जिससे आपको पता रहे। तो देखिए, b माइनस ए हिस्सा कौन सा रहेगा, ये हिस्सा रहेगा, ये b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या होता है कि भाई शुद्ध b का हिस्सा रहे, अर्थात a की कोई मिलावट है उसको हटा दीजिए। तो ये b माइनस ए रह गया। अब सोचिए, अब यहां सोचना है अगले हिस्से में मुझे क्या ज्ञात करना है। अब मुझे ज्ञात करना है, देखिए प्रश्न के हिसाब से। अब यहां आ जाइए आप ढंग से, देखिए ये तो u कैर है ही सार्वत्रिक समुच्चय, और ये a हुआ भाई, उसी तरह ये b हुआ। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, b में से, b समुच्चय में से b माइनस ए को घटाइए, अर्थात b जो समुच्चय था उसमें से इस हिस्से को, जो ये अभी आया था ना, इस हिस्से को हटाइए। तो b में से अगर इस हिस्से को हटाऊंगा तो कौन सा हिस्सा रह जाएगा, ये हिस्सा तो रह जाएगा भाई। आप सोचिए, यही तो हिस्सा रहेगा ना, ये हिस्सा। और ये हिस्सा कौन सा है, a और b का कॉमन हिस्सा, ओवेनिस्ट हिस्सा, अर्थात ये किसके बराबर है भाई, a इंटरसेक्शन b के। इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। और a इंटरसेक्शन b कहां है भाई, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन होना चाहिए ना। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, a इंटरसेक्शन b। अच्छा, इसको ये पूछ रहा है कि इसके बराबर भी हो सकता है। तो देखिए, b माइनस ए, तो ये किसके बराबर है भाई, चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। तो ये तो किसका ग्राफ हुआ, b माइनस ए का। अब देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं कि इसी को अगर मैं आपको इस तरह से और बताना चाहूं, चलिए, कि अगर मैं आपको a माइनस बी बताना चाहूं तो कैसे निकालेंगे भाई, ये तो a हुआ, ये b हुआ, तो a में से कौन सा हिस्सा जाएगा भाई, b वाला हिस्सा। तो केवल ये बच जाएगा, ये हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, a माइनस बी। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा हुआ, a माइनस बी। अब मैं निकालना चाहूं आप कि जैसे b माइनस ए, तो अब मैं निकालना चाहूं a माइनस बी, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसी तरह भाई एक आयत चित्र बना दिया मैंने, और इसमें दो वृत्त बना दिए, ये वृत्त बना दिए, ये a को व्यक्त कर रहा है, ये b को व्यक्त कर रहा है। अब देखिए, a में से a माइनस बी, अर्थात a में से इस हिस्से को मैं घटाऊंगा, जो ये अभी मैंने किया था ना लाइनिंग, ये जो हिस्सा लाइनिंग की थी, इसको हटाऊंगा तो कौन सा हिस्सा रह जाएगा, a का। भाई a यहां तक ही तो है, अब यहां तक के हिस्से में से
इस हिस्से को हटा रहे हैं तो कौन सा हिस्सा बच जाएगा, कौन सा हिस्सा बच जाएगा, ये हिस्सा बच जाएगा। और ये हिस्सा किसके बराबर है भाई, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो ये भी हिस्सा किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। ये ए इंटरसेक्शन बी तो है, इसका मतलब क्या है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसमें ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ऐसा लग रहा हो भाई ये तो कठिन है, बात नहीं जम रही है, तो आप कोई स्वेच्छ अवयव लेकर इसको आसानी से कर सकते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जैसे मैं इसको सरल करने का प्रयास करता हूं और इसको डिलीट चलो कर देता हूं। हाँ चलिए अब मैं स्वेच्छ अवयव ले लेता हूं। चलिए मान लेता हूं ए में कोई अवयव है 1 2 3 और बी में अवयव हैं 3 4 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निकालिए बी माइनस ए। तो देखिए बी माइनस ए अर्थात बी के अवयव 3 4 5 से घटा दीजिए ए के अवयवों को 1 2 3 को। तो 1 2 3 केवल 3 अवयव है तो ये हट जाएगा, बाकी के शेष बी के अवयव लिख जाएंगे अर्थात कौन से बचेंगे 4 और 5। तो ये तो बी माइनस ए, पुनः बी में से घटाइए इस बी माइनस ए को अर्थात बी अवयव मैंने कौन सा माना है 3 4 5, इसमें से घटाइए बी माइनस ए और बी माइनस ए अभी सरल होके कितना आया था 4 और 5। 4 और 5 को मैं घटाऊंगा तो कौन रह जाएगा 3 रह गया ना। अब सरल करके देखिए जैसे ये बताया था ना भी मैंने बी वाला, तो देखिए अब इसमें निकालिए a माइनस बी। अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे भाई, चलो इसके कलर को चेंज कर देता हूं जिससे पता रहे कि a माइनस बी, ये दूसरी बात चल रही है। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे कि a के सदस्य 1 2 3 से घटाइए b के सदस्य 3 4 और 5 को, तो कौन सा कॉमन रह गया 3 हट जाएगा। तो a के शेष सदस्य जो बच गए 1 और 2, ये आ गया a माइनस बी। मुझे क्या याद करना है a माइनस और a माइनस बी। तो a का मतलब 1 2 3 में से अब घटा दीजिए 1 और 2 को। तो 1 और 2 को मैं घटा दूंगा 1 2 3 से, तो कौन रह जाएगा केवल 3। तो देखिए b माइनस ए कितना आया 3 और a माइनस बी भी कितना आया 3। इसका मतलब b माइनस ए किसके बराबर है a माइनस बी के। थोड़ा सोचिए और अगले प्रश्न पर चलिए। देखिए नवा प्रश्न, यदि a इंटरसेक्शन b बराबर b हो। सोचिए, अब थोड़ा सा सोचिए भाई, दो समुच्चय ऐसे हैं जिनका मैं इंटरसेक्शन करूं और b के बराबर आ जाए। इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम ओवेनिस्ट अवयवों को लिखते हैं। इसका मतलब a और b के ओवेनिस्ट अवयवों को लिखा गया तो b के बराबर आ गया। तो b के अवयव ज्यादा हैं या a के अवयव ज्यादा हैं? a के अवयव ज्यादा हैं भाई। ओवेनिस्ट लिखने पर भी b के बराबर आ गया, तो इसका मतलब a के अवयव ज्यादा हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं a का उपसमुच्चय कौन है b है, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं b इज सबसेट ऑफ a। नहीं आई समझ में बात यार? उदाहरण आप लेके देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण लिखता हूं, जैसे a बराबर मान लिया मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और b मैंने मान लिया 3 4 और 5, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना भाई, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में दोनों समुच्चयों के ओवेनिस्ट अवयवों को लिखते हैं, अर्थात ऐसे अवयवों को लिखा जाता है, ऐसे एलिमेंट को लिखा जाता है जो समुच्चय a और समुच्चय b दोनों में मौजूद हों। तो दोनों में मौजूद अवयव कौन है 3 4 5 3 4 5। तो 3 4 5, तो ये वापस कौन आ गया b आ गया ना भाई, ये तो वापस b आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये b कहां से पैदा हुआ है a में से, अर्थात एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b
बिलोंग्स टू सेट ए, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बी सब सेट है ए का, अर्थात बी जो समुच्चय है वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। ठीक है भाई, तो ये सही हुआ। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो आप ज्यादा मत सोचिए, बी आ गया इसका मतलब बी छोटा है, क्योंकि ओवेनिस्टों को लिखा गया होगा तब। तो बी के सभी अवयव कहां आए? ए में मौजूद हैं। ठीक है, बी के सभी अवयव कहां मौजूद हैं? ए में। इसका मतलब बी किसका उपसमुच्चय? ए का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो देखिए 10वां प्रश्न देखिए यहां, लेट कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव थीटा है और थीटा इस प्रकार है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √2 सेक थीटा के, और दूसरा कोई समुच्चय बी है जिसमें अवयव थीटा है और वो थीटा इस प्रकार है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर √2 टेन थीटा के। बी टू सेट्स दें, ये दो सदस्य समुच्चय हैं। तब हमें देखना है क्या ए और बी समान समुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय है, या ए और बी बराबर नहीं है, या बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो सरल करके देखते हैं भाई। पहले समुच्चय एक में देखते हैं कि ए के लिए क्या है। ए के लिए क्या है कि सरल करते हैं, ए के लिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √2 सेक थीटा। तो सेक थीटा को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर √2 - 1 इंटू सेक थीटा। अब मैं कॉस थीटा का दोनों साइड में गुणा कर दूं तो देखिए टेन की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दूंगा और सेक और कॉस का गुणा 1 हो जाता है। तो इससे क्या आ जाएगा भाई? साइन थीटा का मान आ जाएगा √2 - 1। तो ए समुच्चय तो सरल होके आ गया ये। ठीक है, इससे मैं थीटा का मान भी निकाल सकता हूं, तो साइन इनवर्स √2 - 1, अर्थात ये तो समुच्चय ए आ गया भाई। तो ए का मान क्या है? साइन इनवर्स √2 - 1। ठीक है भाई। अब देखिए बी समुच्चय के लिए मैं देखूं तो ये टेन थीटा को एक साइड में कर देता हूं, तो बी के लिए क्या आ जाएगा? सेक थीटा बराबर √2 + 1 इंटू टेन थीटा। उसी तरह अगर मैं साइन थीटा का कॉस थीटा का दोनों साइड में गुणा कर दूं तो कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर √2 + 1 इंटू साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा का मान निकालूं यहां से तो 1/√2 + 1। अब इसको सरल करने के लिए √2 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये √2 - 1 और नीचे 2 - 1, अर्थात ये भी कितना आ गया? 2 - 1। इसका मतलब थीटा का मान इसके लिए भी क्या आ गया? साइन इनवर्स √2 - 1। तो देखिए ए समुच्चय के लिए भी देखें, ठीक है, ए समुच्चय के लिए भी देखें, तब भी थीटा का मान क्या आया है? ये आया ना भाई, थीटा का मान यही तो आया है कि साइन इनवर्स √2 - 1। या कैसे कह सकते हैं कि इसमें भी साइन थीटा का मान √2 - 1 है और बी समुच्चय के लिए भी साइन थीटा का मान क्या है? √2 - 1। अर्थात दोनों समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या भी बराबर है और अवयव भी समान है, एक जैसे है ना भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम और एलिमेंट भी सेम है। तो ध्यान रखना भाई, अगर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, अवयवों की केवल संख्या बराबर हो, तो उनको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। नाम में बहुत गड़बड़ है। और यदि अवयव भी समान हो, अर्थात दोनों समुच्चयों के अवयव संख्या में समान हो और अवयव भी समान हो, अर्थात समान अवयव हो, तब उनको समान समुच्चय कहते हैं। और समान समुच्चयों को कैसे दिखाते हैं? जैसे दो समुच्चय हैं ए और बी, तो ए बराबर बी लिख के देखते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है भाई, अवयव बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए।
ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे मैं एक उदाहरण लिख देता हूं, जैसे ए होता हमारा 1 2 3 और बी समुच्चय होता 3 2 1। तो देखिए गिनती में 3 है और अवयव भी 3 है, मतलब 1 2 3 1 2 3 है। तो अवयव भी एक जैसे हैं और गिनती में भी एक जैसे हैं, ठीक है, तब इनको क्या बोलेंगे, तुल्य समुच्चय। अब अगले प्रश्न पर देखिए, अब मैं कुछ और प्रश्न आपको हल कराऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा, क्या चाहूंगा, आपकी भलाई चाहूंगा। और आपकी भलाई किसमें है कि कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, आप उनको, मैं ये नहीं कहूंगा रट लें, पर ढंग से समझ लें, और ढंग से समझ लेंगे तो वो आपको हृदय में बस जाएंगे, हृदयंगम हो ही जाएंगे। चलिए, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट, एन की बजाय मैं क्या कर देता हूं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनियन। तो संघ जो समुच्चय निकालते हैं, संघ में जब दो समुच्चयों के अवयवों को हम मिलाकर लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दोनों समुच्चयों का यूनियन, संघ करना कहते हैं। संघ का मतलब ही होता है एक साथ मिला देना सबको, और सबको लिखना, सबका साथ सबका विकास, मतलब दोनों के आ जाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट क्या है कि ए यूनियन बी हम जब निकालेंगे तो वो किसका होगा, पी यू। ये क्या पावर सेट है, पावर सेट किसे कहते हैं, आप जानते हैं, घात समुच्चय। घात मतलब किसी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बने और उनको अवयव मानकर एक समुच्चय बना दिया जाए, अर्थात किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, जिसे पी ए से व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, उसका मेंबर होगा। दूसरा, अब देखिए ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अर्थात ए और बी के अवयवों को मिलाकर लिख रहे हैं। तो जब मिलाकर लिखेंगे तो मिलाने पर तो अवयव ए यूनियन बी में ज्यादा आएंगे ना, तो ए यूनियन बी तो क्या होगा, सुपर सेट, और ए और बी इन दोनों के क्या होंगे, सबसेट। इसका मतलब ए जो समुच्चय वो भी ए यूनियन बी का उपसमुच्चय होगा, और जो बी है अर्थात दूसरा समुच्चय वो भी ए और बी के यूनियन का उपसमुच्चय होगा। इसका मतलब सुपर सेट कौन सा होता है, जिसमें से बनते हैं, तो ए यूनियन बी तो सुपर सेट कहलाएगा, और ए तथा बी दोनों ही समुच्चय इसके उप समुच्चय कहलाएंगे। और यही बात मैंने पॉइंट 2 में लिखी है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी तथा बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। याद रहेगी ना बात, आप वैसे कोई भी उदाहरण लेके इसको आसानी से करके देख सकते हैं। अगली बात देखिए, किसी भी समुच्चय का अपने साथ ही यूनियन लिया जाए, अर्थात उसी समुच्चय के अवयवों को मिलाकर उसी के साथ लिखा जाए, तो समुच्चय को लिखते समय, सारणीबद्ध रूप में लिखते समय या लिस्टिंग रूप में लिखते समय हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, एक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। जब एक अवयव को एक बार ही लिखा जाएगा तो दोनों के अवयवों को लिखेंगे तो एक बार ही लिखेगा वही। इसका मतलब ए यूनियन ए ही आएगा, बी यूनियन बी ही आएगा, अर्थात उसी समुच्चय का उसी के साथ यूनियन लिया जाए तो वही समुच्चय प्राप्त होता है। ये ये पॉइंट नंबर 3 था। आप आ जाइए 4th पॉइंट पर कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, अर्थात सुपरसेट कौन है, बी है, ए उसका सब्स्टिट्यूट है, सबसेट है, एंड सी इज सबसेट ऑफ डी। ध्यान रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। तब भाई ए यूनियन बी ऑल्सो हो किसका होगा, बी यूनियन डी का। ये ए यूनियन सी है भाई, ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लेना। और कम्यूटेटिव लॉ हम जानते हैं, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म, अर्थात दो समुच्चय ए और बी हों तो चाहे ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन निकालें बराबर ही आता है। भाई यूनियन में अवयवों को मिलाकर लिखते हैं, तो पहले में दूसरे को मिलाएं या दूसरे में पहले को मिलाएं, बात बराबर होती है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्रम विनिमेयता,
अर्थात क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे ए यूनियन बी निकालें चाहे बी यूनियन निकालें। अगला देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें, चाहे पहले ए, भाई देखो तीनों को एक साथ तुम नहीं निकाल सकते, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पहले दो को सरल करते हैं फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन लेंगे, या ऐसे कर सकते हैं लास्ट के दो का निकाल लें, बी और सी का पहले यूनियन निकालें फिर ए के साथ उसका यूनियन निकालें। इसको क्या बोलते हैं, साचर्यता का नियम, अर्थात एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी बहुत आसान सी बात है, आपके समझ में आ ही गया होगा। एक बात और, यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन लिया जाए तो रिक्त में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो मिलाओगे क्या, जब कुछ नहीं मिलेगा इसका मतलब जिसके साथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे रिक्त को तो वही समुच्चय आ जाएगा। तो ए यूनियन फाई बराबर फाई, इसी सॉरी फाई नहीं ए, और इसी तरह अगर मैं कहूं आपसे कि बी यूनियन फाई बराबर भी क्या होगा, बी के, ठीक है। और अगर आठवां पॉइंट क्या है, किसी समुच्चय ए को सार्वत्रिक समुच्चय यू के साथ संग किया जाए, उसका यूनियन किया जाए, तो भाई यू में अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ही तो सारे समुच्चय पैदा होते हैं, तो कौन बड़ा ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो कौन प्राप्त होगा, यू प्राप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक चाहे ए सदस्य ए समुच्चय हो, चाहे बी समुच्चय हो, चाहे सी समुच्चय हो, वे सभी सार्वत्रिक समुच्चय यू के क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। गहनता से सोच लिया ना। चलिए अगली बात पर चलते हैं। कुछ पॉइंट और हैं भाई। अब यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन के लिए सर्वनिष्ठ है ना, या उभयनिष्ठता के लिए क्या है भाई, कि देखिए चाहे ए यूनियन बी निकालें या ए इंटरसेक्शन बी, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो वो हमेशा किसका, घात समुच्चय का अवयव होता है, ठीक, क्योंकि घात समुच्चय में भाई समस्त उपसमुच्चयों को ही तो लिखा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, अभी तो मैंने क्या बताया था यूनियन के लिए कि ए यूनियन बी क्या होता है, सुपरसेट होता है, क्योंकि ए यूनियन में सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी वो सुपर है भाई। तो इसका मतलब ए के अवयव भी उसमें होंगे और बी के अवयव भी होंगे, तो ए और बी दोनों ही ए यूनियन बी के उपसमुच्चय होते हैं। लेकिन यहां देखिए इंटरसेक्शन में लिखते हैं हम कॉमन को लिखेंगे, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें अवयवों की संख्या आएगी कम, क्योंकि कॉमन है तो लिखेंगे ए में, और बी में जो कॉमन है, कॉमन तो कम होंगे। तो कम वाला क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, और ज्यादा वाला सुपरसेट होता है। तो ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन बी किसका उपसमुच्चय होगा, समुच्चय ए का। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में ये भी कह सकता हूं बी का, अर्थात सीधी सी बात है ए इंटरसेक्शन बी चूंकि इसमें अवयवों की संख्या होती है कम, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं कम, इसलिए ये किसका उपसमुच्चय होता है, ए का और बी का। और यूनियन में कैसे याद किया जाता है, यूनियन में सदस्यों की संख्या होती है ज्यादा, इसलिए यूनियन ए यूनियन बी तो हो गया बॉस, तो बॉस है तो इसके ही तो होंगे भाई। तो भाई तो कैसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का उपसमुच्चय और बी भी ए यूनियन बी का उपसमुच्चय, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे भाई। अगला देखिए, यदि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो सारे अवयव कॉमन आ जाएंगे, अर्थात वही समुच्चय ए प्राप्त हो जाएगा। वही बात कही थी, जैसे ए यूनियन ए तो ए आएगा, तो यूनियन लें चाहे इंटरसेक्शन लें तो वो तो वही सेट आना है। इसी तरह भाई इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ डी, देन ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। ये चाहे तो आप याद कर लें, नहीं निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे कम्यूटेटिव लॉ था, क्रमबद्धता का जो गुणधर्म है कि चाहे ए और बी का यूनियन निकालें चाहे बी और ए का यूनियन निकालें, वही बात
इंटरसेक्शन पर भी लागू होती है, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए या बी और ए का इंटरसेक्शन। भाई दोनों में कॉमन ही तो लिखना है, तो चाहे पहले और दूसरे के कॉमन देखें, चाहे पहले दूसरे और पहले का, वो तो एक ही बात है। तो इसका मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन बोथ फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ऐसे एसोसिएटिव साहचर्यता का नियम भी है। मैंने बताया ना, कोष्टक की संख्या को चाहे बी इंटरसेक्शन सी को पहले निकालिए, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी का पहले इंटरसेक्शन निकाल लीजिए और फिर उसका सी के साथ हम इंटरसेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यूनियन में तो क्या बताया था कि ए यूनियन फाई ए के साथ, क्योंकि भाई फाई तो रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय के साथ किसी को मिलाओगे तो वही समुच्चय प्राप्त होगा, तो वहां तो ए प्राप्त हो जाता था। लेकिन इंटरसेक्शन में देखते हैं कॉमन कॉमन, तो फाई में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं भाई। फाई क्या है? कुछ नहीं, और कुछ नहीं का कॉमन क्या हो? कुछ नहीं। तो ए इंटरसेक्शन फाई अर्थात किसी भी समुच्चय के साथ रिक्त समुच्चय का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन यू सार्वत्रिक समुच्चय के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय में तो सब पैदा हुए हैं, तो कॉमन का आएगा ए तो आएगा कॉमन, और कॉमन ए आएगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी ए ही आएगा। तो ध्यान रखना इसको भाई, ए यूनियन यू अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन करेंगे तो वो यू आएगा, और इंटरसेक्शन अगर करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के साथ तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन किसके अवयव आएंगे? ए समुच्चय के अवयव आएंगे, इसलिए क्या प्राप्त होगा? ए। ये बहुत आसान है, 2-3 बार आप लिख कर देख लेना, यू विल मेमोराइज इट, आई नो। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण नियम और हैं। अब आपके साथ महत्वपूर्ण पका रहे हो, पका नहीं रहा हूं, आपको ऐसी टिप्स दे रहा हूं जो कंपटीशन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, मेरा बस चलता तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा के काम चला देता, लेकिन भाई कंपटीशन का युग है, छोटी छोटी बातें कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक एक नंबर से लाखों से आप पीछे रह सकते हो, लाखों से नहीं तो हजारों से तो हो ही जाते हो। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। देखो अपने आप सीधी सी बात है, इसका मतलब सुपर बड़ा कौन है? यहां बी, और छोटा समुच्चय कौन है? ए। तो जब यूनियन निकालेंगे तो सीधी सी बात है कौन आएगा? बी। भाई यूनियन में तो मिला के लिखते हैं, तो मिला के ज्यादा कौन के भाई? बी के, तो बी आएगा। आगे ना बात समझ में? तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के। अब सोचिए उल्टा, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कम वाले का इंटरसेक्शन में मिला के कौन कौन से लिखते हैं? ओवेनिस्ट को, तो कॉमन वाले होंगे कम, तो कम कौन है? ए, तो ए आएगा। ध्यान रखने, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो यूनियन निकालेंगे, यूनियन में ज्यादा कौन सा है? बी, तो बी आएगा। इंटरसेक्शन में अवयव आएंगे कम, तो कम कौन है? ए। ठीक है, चलते हैं। अब एक बात और सुन, यदि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ पूरक समुच्चय निकाला जाए, क्या ज्ञात किया जाए? पूरक आप जानते हैं ना, याद आ गया होगा यार। पूरक, जैसे पूरक ए डैश में निकालता हूं तो पूरक क्या होता है? u माइनस ए, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय से उसके सदस्यों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जिसका हम पूरक निकाल रहे हैं उसके अवयव तो लिखे ही नहीं जाएंगे। किसके लिखे जाएंगे? यू वाले अवयव लिखे जाएंगे। इसका मतलब समुच्चय के साथ उसका पूरक समुच्चय और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। भाई ए डैश में ए के अवयव तो नहीं लिखे जाएंगे ना, किसके लिखे जाते? यू के। तो अब ए के साथ इसका जब इंटरसेक्शन में करूंगा तो क्या आएगा? रिक्त समुच्चय आएगा। आप कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हैं। चलिए लेट्स ट्राई। u बराबर क्या है? जैसे मैं मान लेता हूं, चलिए छोटा सा ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए समुच्चय में मान लेता हूं 3 4, बस ये चलिए इतना मान लेता हूं। तो अब बात बताना भाई, ए डैश क्या होगा? u माइनस ए, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय से 3 4 को हटा दीजिए। 3 4 को हटा दूंगा तो कौन बच जाएगा? 1 2 और 5। अब सोच लीजिए कि ए इंटरसेक्शन ए डैश में निकालूं तो भैया ए के सदस्य कौन कौन से हैं? 3 और 4।
इंटरसेक्शन ए डैश निकल के क्या आया, 1 2 और 5। बताना इनमें कॉमन कुछ है क्या, है कोई कॉमन? नहीं है, और नहीं है तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो ध्यान रखना, किसी समुच्चय का उसी के साथ पूरक समुच्चय में निकालूं और उसका इंटरसेक्शन ज्ञात करूं, दैट मीन्स इट विल बी ए नल सेट, एम्प्टी सेट। हां, अब एक बात सोचो कि एक समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ अगर यूनियन निकालूं तो वापस, अब देखिए यूनियन यही निकालते आप, तो ए यूनियन ए डैश निकालते तो देखिए ए के सदस्य कौन से हैं भाई, ए के सदस्य कौन कौन से हैं, 3 4, और ए डैश के कौन से हैं, 1 2 5, अर्थात जिसको हटाया था वापस वही आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5, अर्थात ये क्या आ गया, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा, यू के, सार्वत्रिक समुच्चय के भाई। इसी तरह अगर किसी अवयव का मैं पूरक किसी समुच्चय का पूरक निकालूं और फिर पूरक का भी पूरक निकालूं, अर्थात ए डैश का भी डैश निकालूं, तो वही आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए डैश बराबर यू माइनस ए। ठीक है, तो अब ए डैश का भी डैश, तो इसका मतलब यू में से घट जाएगा u माइनस ए, तो सीधे सीधे देखना भाई, u माइनस यू प्लस ए, तो u से u कट गया, हो गया ना, बहुत आसान सी बात है। तो ये आप, हाँ चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ करके वापस आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें कुछ, हाँ अब देखिए भाई, यहां देखना भाई, a माइनस बी, अच्छा a माइनस बी, अब देखिए a माइनस बी, अब ध्यान से थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना है और इधर उधर ध्यान नहीं, और ये उबाऊ चीज मत महसूस करना कि भाई इससे तो उबाऊ वाली बात आ रही, उबाऊ नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको याद करने, मेमोराइज ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब इनको आप ध्यान से सुनोगे। देखिए a माइनस बी कैसे याद करते हैं, अर्थात समुच्चय a के अवयवों से b के अवयवों को हटा देते हैं, हटा देंगे तो a माइनस बी में कम अवयव प्राप्त होंगे, पर किसके हैं वो, a के। तो जो a माइनस बी प्राप्त होगा वो किसका उपसमुच्चय होगा, a का होगा ना। इसी तरह अगर मैं b माइनस ए निकालूं, इसका मतलब अब a के अवयवों को हटाएंगे, केवल b के शेष बचे अवयवों को लिखेंगे, अर्थात b के अवयव पहले की तुलना में हो जाएंगे कम, तो b माइनस ए विल बी सबसेट ऑफ b। भाई अब तो आ गई ना समझ में, थोड़ा सा आप सोच लेना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है भाई। इस तरह ये तो मैंने बता ही दिया, और ये, हाँ ये क्या है, सममित अंतर कहलाता है, ए डेल्टा बी। और ए डेल्टा बी कैसे निकालते हैं कि ए और बी को पहले अंतर समुच्चय निकालिए, अर्थात ए माइनस बी निकालिए, फिर बी माइनस ए निकालिए और उनका यूनियन कर दीजिए। ये रटना है आपको भाई, सममित समुच्चय ए, चाहे ए डेल्टा बी कहें या इसको बी डेल्टा ए कहें, वो कैसे ज्ञात करते हैं भाई कि ए और बी निकालिए, फिर b और माइनस ए निकालिए और इनका कर दीजिए यूनियन। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, और ये किसके बराबर होता है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। कैसे भी आप इसको याद कर लीजिए, या तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए से, और या a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी और मैं आपका समय लूंगा कि यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तब क्या होगा भाई, ये वितरण नियम है, इसको याद तो करना, क्योंकि आगे जो आने वाले प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैं उन प्रश्नों को आपको बताऊंगा, उनको हल आप आसानी से कर सकें, बहुत इजी वे में आप, इजी वे गोइंग रूप में आप कर सकें, उसके लिए तो ये नियम बता रहा हूं, उनमें आपको समस्या ना हो। अब हर प्रश्न के लिए मैं अलग अलग आपको बताता रहता तो आपको भी थोड़ी सी उबाऊपन महसूस होता, लेकिन चलिए यहीं पढ़ लेते हैं कि वितरण नियम है क्या। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों, और ये आपको याद तो करने दे कि थोड़ा सा अब यहां ध्यान दीजिए कि ए यूनियन और कोष्टक में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो कैसे याद करेंगे, देखिए
पहले ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी लिख दिया, मैं लिख दिया ना भाई। फिर किसका चिन्ह है? इंटरसेक्शन का, फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दिया। फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, कैसे लिखाएंगे, देखिए इस तरह से याद करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप तो ए का यूनियन बी और सी के साथ लिख दीजिए, अर्थात ए यूनियन बी लिख दिया मैंने एक बार, और एक बार लिख दिया ए यूनियन सी। भाई ए का यूनियन बी के साथ भी लिख दिया और सी के साथ लिख दिया। अब जो ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है वो कहां आएगा? मध्य में, यहां आएगा। याद हो गया ना? बिल्कुल अच्छी बात है भाई, आपको याद हो गया। तो अब देखिए दूसरा और पढ़िए। ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन हो और बी यूनियन सी। अब की बार क्या है? यूनियन है भाई। तो आप ऐसे देखना भाई, यहां जो चिन्ह होता है उसको लगाते हुए दो कोष्टक बना लीजिए। यहां पहले यूनियन था तो मैंने यूनियन बनाते हुए दो कोष्टक बनाए थे। अब यहां क्या है? इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन बनाते हुए दो कोष्टक बनाता हूं मैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एक कोष्टक बन गया। और दूसरा कोष्टक क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, और जो ये चिन्ह है बीच में इसको लगाइए यहां। जैसे यहां क्या था इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का लगाया था। हो गया ना याद? ये कौन सा है? वितरण नियम। बस लास्ट वन, डी मॉर्गन नियम। ये क्या है? डी मॉर्गन नियम। अब मैं लाया हूं तो महत्वपूर्ण होंगे ही भाई, सीधी सी बात है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तब क्या होगा भाई? देखें कि ए यूनियन बी का होल डैश करें तो वो किसके बराबर आता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने पहला जो वीडियो इसका भाग था उसमें इस प्रश्न को कराया है। एक उदाहरण लेके आप कोई भी उदाहरण लेकर इसको सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, है ना। और इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ज्ञात करें तो वो कैसे ज्ञात होगा? ए डैश यूनियन बी डैश। बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य है। चलिए मैं बहुत छोटा सा उदाहरण लेके आपको बता भी देता हूं कि सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में मान लेता हूं। चलिए 1 2 3 4 और 5। इसी तरह ए समुच्चय में मान लिया भाई 1 2 और 4, और बी समुच्चय कुछ भी मान लीजिए स्वेच्छ, ठीक है। और इसमें मान लिया मैंने 2 और 5। चलिए ये मान लिया मैंने। तो अब देखिए निकालता हूं मैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी अगर मैं ज्ञात करूंगा तो देखिए क्या होगा? ए और बी के अवयवों को मिलाकर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 और 5। अब इसमें क्या है? ए यूनियन बी का डैश, इसका पूरक मुझे निकालना है। तो देखिए ए यूनियन बी का अगर मैं डैश निकालूं, पूरक समुच्चय निकालूं, तो पूरक समुच्चय जिसका ज्ञात करते हैं उसके अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय यू से घटा देते हैं। तो ए यूनियन बी में कि जो अवयव है उनको हटा दूंगा, किससे? सार्वत्रिक से। अब सार्वत्रिक के सदस्य कौन कौन से हैं भाई? 1 2 3 4 और 5। ये तो हो गया यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1 2 4 और 5, ठीक है। तो इसमें से देखिए अब 1 2 3 4 5 में से 1 2 4 5 में घटाऊंगा तो केवल क्या रह जाएगा? 3 है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सरल होके आई 3। अब देखिए ए डैश निकालिए। तो ए डैश क्या होगा? यू में से ए के अवयवों को घटा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 में से 1 2 4 को घटाऊंगा तो क्या रह जाएगा? 3 और 5, ठीक है। इसी तरह आप बी डैश निकाल लें तो बी डैश क्या हो जाएगा? u माइनस बी, और u माइनस बी का मतलब अब u में से b घटा दीजिए। 2 5 को हटाऊंगा तो 2 5 को हटाऊंगा तो क्या रह जाएगा? 1 3 और 4। अब देखिए इनका a डैश और b डैश का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो देखिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अर्थात a डैश 3 5 और b डैश 1 2 3 1 3 4, इनका इंटरसेक्शन अर्थात इनके ओवेनिस्ट अवयव। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? 3। तो 3 को मैं लिखूंगा। तो देखिए भाई
ए यूनियन बी का डैश कितना आया था 3, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या आया है 3। आ गई ना भाई प्रमेय। तो ये क्या है डी मॉर्गन नियम कहलाता है भाई। और इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे, तब वो किसके बराबर आ जाएगा ए डैश अर्थात ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। ठीक है भाई। इसी तरह आप यहां आ जाइए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, देखिए कैसे याद रखेंगे ए माइनस बी और इस चिन्ह का कर दीजिए उल्टा, फिर ए माइनस सी। जटिल है। उदाहरण लेके आप दो सवाल जब करोगे आ जाएगा भाई। और आपकी उम्र में तो आपका जो मेमोरी कार्ड है भगवान ने जो बनाया है अनंत उसकी है कैपेसिटी है उसकी, कई टेराबाइट है। तो आप मेगाबाइट मतलब गीगाबाइट की बात मत करो, आपकी तो टेराबाइट में मेमोरी है, तो आप मेमोराइज कर लेंगे। इसी तरह ए माइनस बी यूनियन सी अगर मैं निकालूं तो देखो कैसे निकालेंगे ए माइनस बी, और इस चिन्ह को उल्टा कर देते हैं। यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन, और फिर ए माइनस सी। आप देखिए 3 समुच्चय के लिए उसको भी आप देखिए ए माइनस बी, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये बहुत रिपीट होता है। ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, और बी माइनस, देखिए ध्यान रखना भाई, जिसको घटाते हैं कैसे याद रखेंगे, जिसको घटाते हैं उसका डैश आ जाता है इंटरसेक्शन के साथ। तो देखिए ए माइनस बी तो ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, और ठीक है सॉरी अब जैसे ए माइनस बी तो कैसे लिखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन किसको घटा रहे थे बी को घटा रहे थे, तो बी डैश आएगा, बी का पूरक समुच्चय आएगा। इसी तरह देखिए बी माइनस ए तो किसको घटा रहे हैं ए, तो बी के साथ इंटरसेक्शन ए डैश, जिसको घटा रहे हैं उसका पूरक समुच्चय लिखते हैं। ठीक है भाई, आप इनको पढ़ लें। अब हम सवालों पर वापस पहुंचते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न, यदि एबीसी 3 समुच्चय हैं तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ये तो मैंने अभी बताया था आपको कैसे भाई, कि आप क्या करेंगे भाई ए का बी के साथ, देखो कैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी लिखिए, ठीक है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन जो बाहर है चिन्ह, और सी के साथ लिखिए, और इन दोनों कोष्टकों के बीच में वही चिन्ह लगा दीजिए जो कोष्टक के मध्य में इन दोनों बी और सी के बीच में लगा हुआ है, तो यूनियन यहां लगा देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने रटाया था ना आपको, तो ये ऑप्शन कहां है भाई हमारा बी, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां मैंने बताया था, ये देखिए नहीं ये लास्ट वाले में देखो, ये वितरण नियम जो बताया था, तो देखिए ये बताया था ना भाई ए यूनियन अगर बनाना है तो देखिए ए का बी के साथ यूनियन लिख दिया, फिर ए के साथ सी का यूनियन लिख दिया, और जो कोष्टक के अंदर जो ये चिन्ह है उसको बीच में लिखते हैं। इसी तरह यहां देखिए जो अवाले जो ये प्रश्न था ना, यही प्रश्न था भाई कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ पहला कोष्टक, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ दूसरा कोष्टक, और जो ये बीच वाला चिन्ह है कोष्टक के अंतर्गत इसको कहां लगाते हैं दोनों कोष्टकों के बीच में, इसको बोलते हैं वितरण नियम। तो याद रहेगी ना बात। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 12, यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं तब ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी का हमें यूनियन निकालना है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब कभी आपका दिमाग काम नहीं करे और ऐसा लगे भाई ये तो थोड़ा लेंदी प्रश्न है, तो आप वेन आरेख डायग्राम के द्वारा या वेन आरेख के द्वारा आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। कैसे
चलो करके देखते हैं ना। या फिर आप कोई भी स्वेच्छ अवयव मान लीजिए, समुच्चय ए में, समुच्चय बी में, समुच्चय सी में, उसमें थोड़ा ये लेंथी पड़ेगा। मैं चलिए ट्राई करता हूं इसको आपको समझाने का। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जिसके सभी शेष समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं, उसको दर्शाते हैं एक आयत के द्वारा। देखिए मैं ये बना रहा हूं भाई, ठीक है। ये तो हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। अब मुझे ए और बी दो समुच्चयों को बनाना है। अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन रहा होगा, तभी तो इंटरसेक्शन निकाला है। तो मैं मान लेता हूं इनके बीच में कुछ कॉमन रहा होगा। तो देखिए इस वृत्त के द्वारा तो मैं समुच्चय ए के एलिमेंट को व्यक्त कर रहा हूं, और एक दूसरा और मैं वृत्त बना देता हूं बी, जिसके द्वारा मैं बी समुच्चय में स्थित एलिमेंट को व्यक्त कर रहा हूं। अब देखिए मुझे पहले निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, अर्थात ए के हिस्से में से बी के हिस्से को हटा दीजिए और शेष जो शुद्ध ए का हिस्सा बच जाए वो ए माइनस बी होता है। तो उसको मैं छायांकित करता हूं, किसको, ए माइनस बी को। तो देखिए कलर चेंज कर लेता हूं छायांकित करने के लिए। चलिए तो मैं अब ए माइनस बी अर्थात बी वाले हिस्से को हटा रहा हूं, तो बी वाले हिस्से को टच नहीं करेंगे, ए का जो बच जाएगा वो ए माइनस बी होगा। तो देखिए ये जो एरिया है, ये देख आप जो देख रहे हैं ये क्या है भाई, ये है ए माइनस बी, अर्थात ये जो हिस्सा मैंने अभी किया है वो ए माइनस बी है, ठीक है। अब मुझे दिखाना है आपको बी माइनस ए। अब बी माइनस ए में कैसे दिखाएंगे भाई, बी के हिस्से में से ए के हिस्से को हटा दीजिए, अर्थात अब मैं बी माइनस ए को छायांकित करने के लिए चलिए दूसरा कलर ले लेता हूं ये। तो देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया ना भाई, क्योंकि मैंने केवल बी के हिस्से को छायांकित किया है, ए वाला जो हिस्सा बीच में आ रहा है उसको टच नहीं किया है। तो ये हिस्सा हो गया बी माइनस ए। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में कुछ एलिमेंट ऐसे रहे होंगे, कुछ अवयव ऐसे रहे होंगे जो दोनों में ओवेनिस्ट हैं, कॉमन है, उनको लिखते हैं भाई। अब यहां तो एरिया है, वृत्तों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, तो ए और बी का कुछ एरिया जो कॉमन है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आप देख रहे हैं ये आपको देख ही रहा है। तो चलिए मैं इसको व्यक्त करने के लिए एक अलग कलर लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। चलिए तो ये ब्लैक कलर, नहीं ब्लैक इसमें एक जैसा ही लग रहा है, तो कलर कौन सा लेता हूं इसमें, नहीं फीके कलर है, पीला ले लेता हूं। चलिए ये पीला भी नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं सर, अरे इसको लेता हूं। चलिए ये जो कलर है, ये जो मैंने रंगा है, ये जो कलर है ये कौन सा है भाई, ए, ये जो दिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन। इसका मतलब जितने भी मैंने छायांकित भाग किए इनका ओवरऑल यूनियन, अर्थात इन सबको मिलाकर। अब देखिए इसका मतलब इस सबको अगर मिलाऊंगा ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को, तो आप देख रहे हैं ए और बी का पूरा भाग आ जाएगा, और रिपीटेशन नहीं, ए और बी का क्या आ गया, पूरा भाग आ जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा भाई, यहां से लेके ये पूरा हिस्सा, ये पूरा। अब इसमें सबका यूनियन यही तो होगा, यूनियन में सबको मिला के लिखते हैं। तो ये हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा भाई, ए यूनियन बी के बराबर होगा। सबको मिलाकर रख दिया, अर्थात ए और बी का पूरा हिस्सा मिलकर आ गया। इसका मतलब वो किसके बराबर आ गया, ए यूनियन बी के। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बात आई समझ में। आप चाहें तो ए बी समुच्चय में कोई भी अवयव लेकर इसको सरल करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आप देखिए इस प्रश्न को देखिए,
इसमें सार्वत्रिक समुच्चय u जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके अवयव हैं। समुच्चय a में 1 2 5 और b में 6 7। तो पूछ क्या रहा है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो सबसे पहले ध्यान रखना पूरक समुच्चय निकालते हैं। तो देखिए b डैश का मतलब क्या है, b का पूरक समुच्चय। और पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं, b के अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों से घटा देते हैं, अर्थात b डैश का मतलब u माइनस b। तो u माइनस b अर्थात 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में से b 6 7 को हटाना है। तो 6 और 7 को नहीं लिखेंगे, शेष जो u के बच जाएंगे। तो जिसका पूरक निकालते हैं ना उसके अवयवों को नहीं लिखते हैं, ठीक है। शेष जो सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव बच जाते हैं उनको लिखते हैं। तो कौन कौन से अवयव लिखे जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5। 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो b में आया है, ठीक है। फिर 7 को भी नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10। ये हो गया b डैश। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो a के अवयवों को लिखिए। a के अवयव क्या है, 1 2 5 इंटरसेक्शन। अब b डैश के अवयवों को लिखिए। तो 1 2 3 4 5 8 9 और ये 10। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जिनका इंटरसेक्शन ज्ञात कर रहे हैं उनके ओवेनिस्ट अवयव। तो ओवेनिस्ट अवयव कौन से हैं, 1 2 5 1 2 5। तो दोनों में ओवेनिस्ट कितने हैं भाई, 1 2 5। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 5 तो क्या है, ए है भाई। 1 2 5 तो क्या है, ए। तो आंसर क्या आ गया, ए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बात आई ना समझ में आपके। अब देखिए अगला प्रश्न, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश बराबर है। तो देखिए पहले तो डी मॉर्गन थ्योरम को याद कीजिए। डी मॉर्गन ने क्या कहा था भाई, डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से क्या था कि ए यूनियन बी का डैश अगर मैं ज्ञात करना चाहूं या पूरक निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए इसको लिखिए। तो कैसे सवाल कैसे बदल गया, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी का होल डैश के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कोष्टक में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसमें कौन सा नियम लगाएंगे आप बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए ये नियम रहा कहां, ये डी मॉर्गन नियम तो मैं अभी बताया ही था भाई। और देखिए ये नियम या साचर्य नियम ही बता दीजिए आप, साचर्य नियम लगा दीजिए, एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। कौन सा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। तो साचर्य नियम से अब कौन सा नियम लगा रहे हैं भाई, साचर्य नियम। तो वापस प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। तो अब साचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ से, साचर्य नियम से, साचर्य नियम से क्या लिखेंगे भाई कि ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, फिर इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप जानते हैं फिर वही नियम जो मैंने बताए थे ना, वो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे, वो हर एक पॉइंट एक अलग प्रश्न था। कोई भी पॉइंट आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए किसी समुच्चय का उसी के साथ पूरक समुच्चय हो और उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो हमेशा फाई प्राप्त होता है, रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है भाई, देखिए ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, वो समुच्चय होगा जिसमें ए का कोई भी सदस्य नहीं हो, क्योंकि u माइनस ए लिखेंगे अर्थात ए के सदस्यों को हटा देंगे, इसका मतलब ए के सदस्य तो होंगे ही नहीं। अब ए का कोई सदस्य नहीं है और उसका इंटरसेक्शन ले आप ए के साथ, इसका मतलब कोई अवयव कॉमन नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, किसी भी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ लिया गया इंटरसेक्शन हमेशा एक रिक्त समुच्चय होता है। तो ये फाई आ गया, और फाई का इंटरसेक्शन फिर मैं लूंगा बी की पूरक के साथ अर्थात बी डैश के साथ। फिर वही बात आई, तो फाई इसका मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं के साथ कॉमन क्या है, बी डैश कुछ भी हो तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, ये क्या आ गया, फाई आ गया।
है ना सरल। आप कोई उदाहरण लेके भी स्वेच्छ अवयव लेकर भी इसको कर सकते थे। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। थोड़ा सा सोचना और उसके बाद इसको एक बार और करके देखना भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 15, ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अब देखिए बी माइनस ए क्या है भाई, आप सोचिए थोड़ा सा। बी माइनस ए कौन सा समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय होता है उसमें अगर एलिमेंट x माना जाए तो वो x इस प्रकार होता है, सच दैट होता है कि वो x b का तो सदस्य होना चाहिए समुच्चय b का, और किसका सदस्य नहीं होना चाहिए, a का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो एक बात सोचिए, a का सदस्य नहीं होना चाहिए तो उसी के साथ a के साथ मैं उसका इंटरसेक्शन निकालूं। तो सीधी सी बात है, a इंटरसेक्शन b माइनस ए, अर्थात वो b माइनस ए में a का कोई सदस्य नहीं है। और जब कोई सदस्य नहीं है तो a के साथ कॉमन कहां से होगा, और जब कॉमन नहीं होगा तो वो किसके बराबर होगा, फाई के। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थोड़ा सा सोचना। चलिए मैं इसको वेन आरेख के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए वेन आरेख से आप बना के देखिए कि ये तो आपका हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। थोड़ा सा समझना भाई, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय हमारा बी, समुच्चय ए और ये समुच्चय बी। अब देखिए बी माइनस ए को आप छायांकित कीजिए। तो b माइनस ए अर्थात b में से a के हिस्से को हटा देंगे तो देखिए ये जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा, मैंने a के हिस्से को बिल्कुल प्रयोग में नहीं लिया है, तो ये तो कौन सा हुआ, b माइनस ए। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है, a के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, अर्थात a के साथ इस b माइनस ए वाले के उस हिस्से को लिखना है जो कॉमन आ रहा हो। तो क्या कोई कॉमन आ रहा है, ये a का हिस्सा है। चलिए ये a का हिस्सा हुआ आपका, ये a का हिस्सा हुआ। तो अब देखिए क्या इन दोनों हिस्सों में कोई कॉमन है, ये a है और ये b माइनस ए है। तो इन दोनों में कोई हिस्सा क्या कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई हिस्सा कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये तो अलग है, ये तो ये इंटरसेक्शन b है। मुझे तो क्या देखना है, a वाले हिस्से में अर्थात इस हिस्से में और इस हिस्से में कॉमन भाग देखना है। दोनों में कोई कॉमन भाग नहीं है, तो कॉमन भाग नहीं है तो वो क्या होगा, फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। माना ए समुच्चय जिसके सदस्य ए बी सी, बी समुच्चय जिसमें बी सी डी और सी समुच्चय में अवयव हैं ए बी डी और ई, तब मुझे ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना तो आप जानते हैं, कोष्टक वाली संख्या को पहले हल करते हैं। तो आप निकालिए बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या लिखेंगे भाई, हम बी और सी के अवयवों को एक साथ लिखेंगे बिना रिपीटेशन के। तो देखिए ए, दोनों में ए लिख दिया मैंने भाई, फिर बी है, फिर सी है, डी है और ई है। ठीक है, बी सी डी और ए बी डी ई, इनको मिला के लिख दिया बिना रिपीटेशन के। अब मुझे क्या याद करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब ए के अवयवों को लिखूंगा मैं ए बी सी इंटरसेक्शन, और मैं निकालूं भाई ए बी यूनियन सी की जगह क्या लिख दूंगा, ए बी सी डी और ई। अब इनमें कॉमन क्या है, ए बी सी, तो कॉमन बच गया ए बी और सी। तो ए बी सी आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए भाई अगला प्रश्न है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ये तो डी मॉर्गन थ्योरम आ गई भाई। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालेंगे। तो देखिए ए डैश और बी डैश आप लिख दीजिए, और इस जो चिन्ह इंटरसेक्शन का है तो यूनियन कर दीजिए, और यूनियन का है तो इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो यहां आ जाएगा यूनियन का चिन्ह। तो ये आंसर होगा भाई ए डैश यूनियन बी डैश।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब अगला प्रश्न 18वां, माना ए और बी समुच्चय एक्स के उप समुच्चय हैं, तब a माइनस बी है सब में, देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए मैं निकाल के आपको बताऊं कि a माइनस बी जो समुच्चय है वो कैसा होता है, उसके जो एलिमेंट मान लीजिए मैंने x से कोई एलिमेंट है उसका, वो x एलिमेंट किस प्रकार होगा भाई, इस प्रकार होगा कि वो a का तो अवयव होना चाहिए और वो x बी समुच्चय का अवयव नहीं होना चाहिए, सॉरी बी समुच्चय का अवयव नहीं होना चाहिए। अब बी का अवयव नहीं होना चाहिए तो पूरक का तो होगा भाई, बी के पूरक का, क्योंकि पूरक कैसे निकालते हैं, u माइनस बी, अर्थात बी के अवयवों को हटा देते हैं। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि x इस प्रकार होगा कि वो x एलिमेंट a समुच्चय का तो मेंबर होगा और किसका मेंबर होगा, वो बी डैश का। अब आप जानते हैं कि कोई अवयव x a का समुच्चय a का मेंबर है और बी डैश का मेंबर है, और जब लग जाए इसका मतलब दोनों का, और दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों के चक्कर में आप कहीं यूनियन लगा दें, अरे उसमें तो अथवा लिखते हैं बीच में। a यूनियन b का मतलब आप जानते हैं, a यूनियन b का मतलब कैसे लिखते हैं कि x कोई एलिमेंट है वो इस प्रकार है कि x मेंबर a का अथवा x इज मेंबर ऑफ b, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सोचिए ना, अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ओवेनिस्ट अवयवों को लिखते हैं, अर्थात जो a समुच्चय का भी अवयव है और जो b समुच्चय का भी अवयव है उनको, कॉमन वालों को, ओवेनिस्ट वालों को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो ये और लगा हुआ है, इसका मतलब वो a समुच्चय में भी है और b समुच्चय में ही है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, a इंटरसेक्शन b डैश के। तो सीधी सी बात है, a माइनस b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b डैश। कहां है भाई, a b डैश। देखिए अब आप कहेंगे सर डैश तो इसमें कहीं है ही नहीं, अरे पूरक कोण को, सॉरी पूरक समुच्चय को दिखाने के लिए जैसे a का पूरक लिखना है तो या तो a डैश लिखूंगा या मैं a के ऊपर c लिख दूंगा, कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब देखिए a इंटरसेक्शन b c ये हुआ, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि b माइनस a किसके बराबर होगा, तो सीधी सी बात है जिसको घटा रहे हैं उसका कंप्लीमेंट्री आएगा, पूरक समुच्चय आएगा। तो कैसे लिखेंगे, b इंटरसेक्शन a डैश, या c लिख देंगे, वो तो एक ही बात है। अब देखिए 19वां प्रश्न आप देखिए, माना a और b समष्टि है या यूनिवर्सल सेट के दो समुच्चय हैं, तब a माइनस बी, तो a माइनस बी उसी तरह होगा a इंटरसेक्शन b डैश के। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो 18 और 19वां तो एक जैसा ही प्रश्न था भाई। तो इसी के साथ, अब चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा है आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। आप शुरू से लेकर अंत तक इसको एक बार और देख लें, क्योंकि इसके जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं वो प्रत्येक बिंदु एक प्रकार का प्रश्न है जो किसी ना किसी रूप में परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आशा है आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अग्रिम बधाई आपके लिए। और हां, यदि आपको वास्तव में ये पसंद आया है तो आप श्रद्धानुसार कमेंट भी इस पर कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।